अब ये अलग मैटर है। हाँ ठीक है, तो चलो आज हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को एनालाइज करेंगे। जैसा कि मुझे हिंट दिया गया है, न्यूमेरिकल पे बहुत ज्यादा अभी फिलहाल फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो मैं आपको थ्योरी पहले पूरा अच्छे से समझा देता हूँ, पूरा थ्योरी फील करें। और न्यूमेरिकल तो आप मैथ्स वाले लोग हो, ठीक है सर। आज का पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। नितेश, क्यों नितेश? नितेश ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या बात है नितेश, बीच में भागने वाले हो क्या तुम? नितेश, नितेश बीच में तुम जाकर उतर जा। यस सर, अच्छा इसीलिए देखो नितेश बाबू कितना ये। ठीक है नितेश, आज के लेक्चर्स को मैं पूरा रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है ठीक है, इंटरनेट कमजोर है सर। अच्छा ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ सही सलामत है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है नितेश, डोंट टेक टेंशन, रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज। और आज का तो प्योर थ्योरी है, इसलिए रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलो जरा ध्यान से सुनो सर। पूरा का पूरा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है। सर्वेश मुझे लगता है लगभग अपलोडेड है, लगभग अपलोडेड है। और उसमें बल्कि एडेड फॉर्म में भी है, उसमें एडेड फॉर्म में भी है ना। जैसे वैक्टोप्टिक्स, ये सब जो वैक्टोप्टिक्स वगैरह के जो सीरीज हैं, जो मैंने नए सीरीज शुरू किए हैं, वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी, वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। वो सब भी मैं ऐड कर रहा हूं। हाँ ये अलग बात है, मैं उतना इंटरेस्टिंग ठीक है, ये अलग बात है, मैं उतना इंटरेस्टिंग नहीं कर पाता हूँ ऑनलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन का हम लोग को बहुत कम आइडिया है। ठीक है, तो समझ ही रहोगे, ये दिक्कत आता है हम लोग के साथ। ठीक है, ऑनलाइन मैं बहुत कम पढ़ा रहा हूँ। मैं इधर हाल फिलहाल से पढ़ाना शुरू किया हूँ, जब से मेरा तबियत थोड़ा रिकवर हुआ देन आफ्टर। ठीक है, ऑनलाइन में तो सोचो कितना अगस्त सितंबर से पढ़ाना शुरू किया, अगस्त से। ठीक है, इस समय से मैं ऑनलाइन शुरू किया हूँ। ठीक है, तो मतलब बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है मुझे ऑनलाइन का, फिर भी ठीक है चलेगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आज के कहानी में क्या क्या मजेदार चीज सीखने वाले हैं, जरा ध्यान से सुन। ठीक है, और एकदम टेंशन मत लेना, जो छूटेगा जो बढ़ेगा वो आपको सब मिल जाएंगे, सब अपलोडेड फॉर्म में मिल जाएंगे। सो डोंट टेक टेंशन, कुछ चिंता मत करना। सर ने मुझे बताया कि सर एक एडवांस बैच बनाया, उसमें जितना मन है उतना पढ़ाइए, थोड़ा सा इसमें कम कर दीजिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल सौरभ, मैं गाँव में हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, प्लीज थोड़ा सा कहानी को सुनते हैं, सारे लोग माइक ऑफ रखेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। ठीक है, अच्छा रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है ना? जब अगर कोई सरफेस कर्व्ड है और वहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो कैसा होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। और जब इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे तो आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट को भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला बोर्ड के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, और लेंस मेकर फॉर्मूला पे कॉम्पिटिशन में भी अच्छे खासे सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, मतलब आपको फील करने का एक अलग अंदाज लग सकता है इस टॉपिक को, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। हाँ, जहां तक कि मैंने कमिटमेंट किया है कि मैं थोड़ा सा अभी पहले थ्योरी पे ज्यादा फोकस करूंगा और न्यूमेरिकल में आपको एडेड फॉर्म में ऐड करके देता जाऊंगा। सो बिल्कुल चिंता नहीं करना है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। मतलब अगर कोई कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है तो क्या होता है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर फिर वो वाला सवाल क्या होगा, जैसे कि सुना होगा कि स्विमिंग पूल में मछली ऊपर दिखती है, थोड़ा अपरेंट डेप्थ, ये सब इसी में कवर हो जाता है। ठीक है, तो आप अच्छा कर्व सरफेस है, अगर कर्व सरफेस का आप रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आप बढ़ाते चले जाओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाते चले जाओ, तो वो प्लेन सरफेस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्हेन आर टेंडिंग टू इंफिनिटी, फील करना, समझ में आ रहा है ना? हाँ वो सब भी बताएंगे। देखो संतनु टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब करके बताएंगे। संतनु प्लीज थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा पैसेंस रखना है संतनु। मैंने जैसा कि तुम्हें बोला है, दोस्तों याद करो वो वेक्टर फॉर्म, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मैंने अपलोड कर दिए वीडियोस। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा समझो, है ना। तो मैं सब कुछ कर दूंगा, थोड़ा सा अभी क्या है कि अगर मैं उधर जाऊंगा ना, मेरा एक बहुत खराब आदत क्या है संतनु, जब मैं एक टॉपिक में इन्वॉल्व होता हूँ ना तो मैं उसी को पूरा खींच देता हूँ, यही मेरा एक खराब आदत है। इसलिए मैं, तुम ध्यान देखना, हर दिन मैं टॉपिक बदल देता हूँ। ठीक है, अगर मैं आज उसी को शुरू करूंगा तो पता चला आज पूरा TIR है, फिर निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए मेरा सिलेबस थोड़ा सा कम तेजी से भागता है। ठीक है, तो समझ गए होगे शांतनु मेरे साथ क्या दिक्कत है। खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। ठीक है, तो मतलब आज के इस कहानी में क्या सीखने वाले हैं कि अगर कोई कर्व सरफेस है, ठीक है, तो वहां पे रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, और एक बात बताओ, अरे जरा ध्यान से सोचो, इंसिडेंट रे वगैरह किस चीज के लिए जिम्मेदार थे, ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे हो या फिर रिफ्रैक्टेड, जरा ध्यान से सुना, रिफ्लेक्टेड रे हो या फिर रिफ्रैक्टेड रे, वो सब किस चीज के लिए जिम्मेदार है, इमेज के लिए। क्लियर? तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर कोई कर्व सरफेस, इमेजिन करो एक्वेरियम, जरा फील करना, अगर एक एक्वेरियम है बॉटल शेप वाला, है ना, जैसे देखो बहुत सारे लोग घर में छोटे छोटे मछली रखते हैं, वो घड़े के शेप वाला होता है ना, ग्लास वाला, उसमें मछली होता है। तो जरा सोचो, जो तुम मछली को देख रहे हो वहां से जो रे निकल कर आ रही है, जरा फील करना,
अरे वहां से जो रे निकल के आपकी आंखों में आ रही है, बता आपकी आंखों में जो रे आ रही है वो कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे, है ना। मछली से जो रे निकली वो दैट इज इंसिडेंट रे, लेकिन चूंकि वो रे वाटर से होते हुए फिर ये वाटर से हवा में जा रही है। अरे ये रे कहां से कहां जा रही है? वाटर से हवा में जा रही है। तो जरा सोचो, अगर तुम एक्वेरियम वाला बात लेते हो तो वहां पे क्या होता है, तुम समझ गए होगे। वहां पे इस तरह का शेप होता है। क्या ये बातें सबको फील आ रही है? और यहाँ पे मछली है हमारी, यहाँ पे प्यारी सी मछली है हमारी। तो जरा सोचो, अगर तुमने इस प्यारी सी मछली को देखा तो बता यहाँ से रे निकल के यहाँ तक आती है। अरे रे निकल के यहां से यहां तक आती है कि नहीं? अभी मैं बता नहीं रहा हूं रे कितना डेविएट हो रहा है, अभी मैं समझा रहा हूं। तो बता, ये आपका इंसिडेंट रे है, लेकिन जैसे ही सरफेस में रे आएगा, रे सीधा नहीं जाएगा, रे रिफ्रैक्ट हो जाएगा। अरे रे क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये डेंसर से रेयर जा रहा है, तो स्नेल्स लॉ, घोंघा के सिद्धांत को फॉलो करते हुए ये रे क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्ट हो जाएगा। आपकी आंखों में जो रे आएगा वो इंसिडेंट रे कभी नहीं हो पाएगा। क्या ये बातें समझ में? आपकी आंखों में जो रे आ रहा है वो कौन सा रे आ रहा है? रिफ्रैक्टेड। अब आपका आंख तो ठहरा बड़ा भोला ही, बड़ा भोला है आपका। वो रे जैसे आता है, आपके आंख उस रे को क्या करता है? पीछे की तरफ एक्सटेंड करके या आगे की तरफ एक्सटेंड करके या इमेजिन करके मिलाने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो रे मिल जाते हैं, आपका आंख वहां पे एक नया मछली देखने लगता है। वो मछली नहीं है, वो मछली का इमेज है। क्या ये बातें फील आ गई? क्या ये बातें फील आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने आंख से जिस मछली को देख रहे हो वो रियल में आप ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो? इमेज देख रहे हो। क्लियर? अब ये बड़ा इत्तेफाक हो सकता है मछली जहां दिख रही है वहां ना हो, ये फैक्ट है। मछली जहां दिख रही है वहां ना हो, ऐसा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अरे याद करो, कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर हमको तो मछली दिख रही है। बेटा याद है तुम्हें एक चीज सुने होगी, वो कुछ लोग देखना गाँव में क्या करते हैं, तालाब में। अच्छा तो ये देखो, यहाँ पे जो रे आ रही है, तो देखो रे यहाँ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, और चूंकि ये सरफेस क्या है? कर्व्ड है ना। तो हम लोग आज इसी तरह के सरफेस को लेकर एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, जब कोई रे कर्व सरफेस से होकर गुजरता है तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है, आज के इस टॉपिक में हम लोग इसी बात को एनालाइज करेंगे। तो ये रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस है। लेकिन जरा फील करना, अगर तालाब के बारे में बात करो और ये हमारी प्यारी सी मछली है, एक इंसान क्या किया? एक भाला लेके उस मछली को मारने गया। अच्छा बता, यहां पे भी रे निकल के इंसान की आंख में जा रहा है। क्या ये बातें सबको फील आ गई? यहां पे भी रे निकल के इंसान के आंखों में जा रहा है। अच्छा आप क्या मुझे बता सकते हो, यहां पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन बताइए रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस है या प्लेन सरफेस है? आप इसको अप्रोक्सीमेट क्या मान सकते हो? रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस या प्लेन सरफेस? अप्रोक्सीमेट क्या मान सकते हो? तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। अप्रोक्सीमेटेड मैनर में आप ये कह सकते हो कि ये रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस है। तो सवाल उठता है कि ये और ये क्या दो अलग अलग चीजें हैं? क्या ये और ये सिचुएशन दो अलग अलग चीजें हैं? बिल्कुल नहीं, ये दोनों सिचुएशन एक ही टॉपिक के अंदर पढ़ा जा सकता है, इसीलिए मैं अलग अलग करके नहीं बताता हूं। क्लियर? हाँ, इसका अलग मजा है कि आप इसको डेप्थ में पढ़ेंगे तो और फील आएगा, और फील आएगा। ये एक अलग कहानी है, जितना डेप्थ में जाओगे आपको उतनी फील आएगी, दैट इज अनदर स्टोरी। लेकिन आप इन दोनों टॉपिक को एक के अंदर पढ़ सकते हो। कैसे? अगर सोचो यहाँ पे इस कंटेनर का रेडियस आर है, जरा फील करना, तो आप आर को टेंडिंग टू इंफिनिटी ले लो ना। आप आर को बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, बहुत बढ़ा दोगे तो आपको ये क्या लगने लगेगा? प्लेन सरफेस जैसा महसूस होने लगेगा। क्या ये बातें समझ में आ रही? मतलब आप इस एग्जाम्पल को देखो या इस एग्जाम्पल को देखो, सब के सब एक ही कैटेगरी के अंदर पढ़े जा सकते हैं। क्लियर? और ये हमारा क्या कैटेगरी है समझ गए होगे? रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। क्या सबको फील आ गया? तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबको समझ में आ गया? मतलब हम लोग ये देखने वाले हैं कि जिस मछली को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो मछली सही में वहां है या कहीं और है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबको फील आ गया? क्या बताने वाले? सबको फील आ गया ये बात? क्या सबको ये बातें फील आ गई? प्लीज ईमानदारी से एक बार ये सर बोलिए, ठीक है। क्या पढ़ा रहे हैं ये सबको समझ में आ गया ना? तो हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। क्लियर? अच्छा चलिए, अब सवाल उठा सर, ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस के फॉर्मूले क्या होंगे, और आज बड़ा ही मजेदार चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए सर थोड़ा सा दिखाते हैं, आप जलवा दिखाइए। बिल्कुल दिखाऊंगा, डोंट टेक टेंशन, है ना। अच्छा जरा सोचो, मान लो कि ये मेरा एक कर्व सरफेस है, जरा फील करना। मान लो ये मेरा कर्व सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, जरा फील करना। अरे मान लो ये मेरा कर्व सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, और इधर एक अलग मीडियम है, एक इधर अलग मीडियम है। जैसे याद करो वो जो कटोरा या जो भी कहते हो कंटेनर, उस कंटेनर में क्या होता था? रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होता था, अंदर पानी बाहर हवा, तो दोनों मीडियम अलग अलग होते थे कि नहीं? तो मान लीजिए कि हम ये कर्व सरफेस ये दो अलग अलग मीडियम को डिवाइड कर रहे हैं, इधर एक अलग मीडियम, एक इधर अलग मीडियम, ठीक है। अब जरा सोचो, तो मान लीजिए यहां हमारा मीडियम N1 है, यहां हमारा मीडियम N2 है। क्योंकि मैं जनरलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, मैं चीजों को जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैंने क्या लिया? N1 एंड N2। क्या ये बातें सबको समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने क्या लिया? N1 एंड N2। अच्छा अब जरा सोचो, ये हमारा कर्व सरफेस है,
अब जरा सोचो, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एज यूजुअल जो हम लोग लेते हैं। अब जरा सोचो, फील करना, अरे सारे घने लोग फील करना, मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, सारे लोग फील करना, मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, मान लो ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। अब बताओ इस ऑब्जेक्ट से कितने रे निकलेंगे, अरे अब बताओ इस ऑब्जेक्ट से कितने रे निकलेंगे, अरे प्यार से बताओ इस ऑब्जेक्ट से कितने रे निकलेंगे, एक दो या लाखों, अरे कितने रे निकलेंगे, एक दो या लाखों, अरे पगलेटो यहां से निकलेंगे करोड़ों रे, समझ में आ रहा है, यहां से इनफाइनाइट रे निकलेंगे। देखो सैफ बोला लाखों, अरे ना रे सैफ ना रे बाबा ना, करोड़ों करोड़ रे निकलेंगे, अरबों खरबों रे निकलेंगे। बहुत अच्छे, तो यहां से बहुत सारे रे निकलेंगे। लेकिन एक बात बताओ, मुझे अगर इस गेम को समझना है तो मैं सिर्फ एक रे या दो रे या तीन रे से समझ सकता हूं। मैं बताओ, अगर मुझे लोकेशन ऑफ इमेज देखना है, यहाँ पे अगर कोई बंदा है, अगर लोकेशन ऑफ इमेज मुझे देखना है, तो बताओ मैं एक रे या दो रे या कम से कम कितने रे की जरूरत पड़ती है, कम से कम दो रे की जरूरत पड़ती है, ये बात तो सबको पता है। तो मैं यहां से दो रे को ट्रेस करूंगा। लेकिन एक बात बताओ, मैंने प्रिंसिपल एक्सिस में ऑब्जेक्ट का साइज छोटा लेके मैंने अपने काम को और आसान कर लिया। कैसे आसान कर लिया, अरे याद करो, अगर कोई रे नॉर्मली फॉल होता है, चाहे वो समझ में आ रहा है ना, आपने सुना होगा एक रे तो बेटा ये नॉर्मली जाएगा तो सीधा एक्सिस को पकड़ के जाएगा। क्यों भाई, याद करो n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2। तो जरा सोचो, अगर एक रे नॉर्मली जाएगा तो θ1 जीरो है, तो θ2 पक्का जीरो ही होगा। तो एक रे जो नॉर्मली जाएगा वो तो सीधा निकल जाएगा। इसीलिए बेटा ऑब्जेक्ट को यहीं पे रख लेते हैं, समझ में। तो एक रे से तो मुझे आसानी होगी, ठीक है, तो इस रे को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ सच ये है कि यहां से भी एक रे चला, डिंग 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 होते हुए ये रे गया, समझ में आया। हाँ बस यहां से यहां तक ये रे इंसिडेंट रे कहला रहा था, जैसे ही ये रिफ्लेक्ट हुआ ये रिफ्रैक्टेड रे बन गया। लेकिन अलग बात है कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे बेटा एक है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई डेविएशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, क्या सिर्फ इसी रे में डेविएशन प्रोड्यूस नहीं हुआ या सब में नहीं हुआ, ऐसा नहीं, क्योंकि बेटा ये नॉर्मली फॉल हो रहा था इसलिए ये रे ऐसे गया। अच्छा अब जरा सोचो, ये तो ठीक है सर, चलिए मान लिया हम। अब जरा सोचो, एक रे ऐसे गया, देख गाना गाते हुए तरम पम, अरे एक रे ऐसे गया गाना गाते हुए तरम पम। अब बेटा इस रे के साथ क्या होने वाला है, इस रे के साथ अनहोनी होने वाला है। क्यों भाई, ये रे तो कभी सोचा ही नहीं होगा कि कोई ऐसा चीज होगा जो इसका पाथ को डेविएट कर सकता है। लेकिन चूंकि ये एक देश से दूसरे देश में जा रहा है तो रिफ्रैक्शन होना पक्का है, क्योंकि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, इसका रिफ्रैक्शन होगा। क्लियर। और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये मीडियम क्या है, डेंसर है या रेयर है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये मीडियम क्या है, डेंसर है या रेयर है। अगर ये मीडियम रेयर होता तो ये रे क्या होता, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता। अगर ये मीडियम डेंसर होता तो ये रे क्या होता, टुवर्ड्स द नॉर्मल होता। लेकिन सवाल उठता है सर हम क्या माने, तो हम डेंसर मान के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी मानो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं डेंसर मान के चलता ताकि मुझे गेम आसानी से समझ में आ जाए। तो अगर मैंने इस रे को डेंसर माना तो मुझे एक बात तो पक्का है, ये रे टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। लेकिन एक सेकंड, कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ तो नॉर्मल ही नहीं दिख रहा है, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कुछ लोग बोलेंगे सर आपने तो चौका लगा दिया, आपने तो बोला रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर। चलिए सर हमने माना कि N2 आपका डेंसर मीडियम है, हमने मान लिया सर N2 आपका डेंसर मीडियम है, लेकिन लाइट को बेंड होने वाला सिचुएशन तो नहीं दिख रहा मुझे, तो मुझे भी नहीं दिख रहा। तो मुझे क्या करना होगा, पहले इस सरफेस में एक नॉर्मल्स को ड्रॉ करना होगा, ताकि ये बात मैं समझ पाऊं कि जो इंसिडेंट रे आया वो कितना आई बना रहा है और वो जो जाएगा वो कितना आर बनाएगा। यही बात तो मुझे समझना है। तो मैं क्या करूंगा, समझ में आ रहा है ना, इस सरफेस में एक नॉर्मल रखूंगा। तो याद करो कर्व सरफेस का नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाता है, याद है ना। कर्व सरफेस का नॉर्मल कहां से ड्रॉ किया जाता है, याद है। कर्व सरफेस का नॉर्मल कहां से ड्रॉ किया जाता है, प्लीज सारे लोग एक बार बताओ। कर्व सरफेस का नॉर्मल कहां से ड्रॉ करना ज्यादा आसान है, सेंटर, याद है ना। तो आप इस, अगर ये सर्कल रहा होगा, फील करो, अगर ये सर्कल रहा होगा तो पक्का इसका सेंटर तो कहीं रहा होगा। तो मान लेते हैं इस सर्कल का सेंटर सी यहाँ है। कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो फील नहीं आ रहा, इतना छोटा रेडियस में तो ऐसे घूमना चाहिए था। समझने के लिए रे बेवकूफ, मान लो इस सर्कल का सेंटर यहाँ, तुम लोग बेटा कोई भरोसा नहीं, तुम लोग मास्टर को बुड़बक समझने लगेगा, ठीक है। तो ये सेंटर हमारा यहाँ है। और याद करो अगर कोई कर्व सरफेस है तो कहीं पे भी नॉर्मल ड्रॉ करना है तो सेंटर से उसको ज्वाइन कर दो उस पॉइंट को। तो जरा सोचो अगर आपने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया सेंटर से, जरा फील करना, तो ये आपका नॉर्मल हो गया। ओ हो क्या बात है सर, ये आपका नॉर्मल हो गया। पूरा फील आ गया सबको, अरे क्या फील आ गया सबको। तो देखो ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो जरा सोचो अगर यहाँ पे इसने आई एंगल बनाया, जरा फील करना मेरे भाई, यहाँ पे अगर इसने आई एंगल बनाया तो ये यहाँ से रेयर से डेंसर जा रहा है, तो ये क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। क्या ये बातें सबको समझ में आ गई, अरे ये क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। सबको समझ में आ गया। तो जैसे ये रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, मान लो ये रे इधर की तरफ बेंड हो गया और ये यहां चला गया, तो देखो ये आपका रिफ्रैक्टेड रे होगा। क्या सबको फील आया।
अब जरा सोचो, क्या आप इस गेम में पूरा बता सकते हो ऑब्जेक्ट कहां पे है? तो ऑब्जेक्ट यहां पे जो कि इंसिडेंट रहे यहां टकरा रहे हैं, और समझ में आ रहा है? इमेज कहां पे? इस गेम में आप बता सकते हो ऑब्जेक्ट कहां पे? यहां पे। और इमेज कहां पे? तो इमेज यहां पे। क्या ये बातें सबको फील आ गई? आप बोलोगे सर कैसे पता चला आपको इमेज यहां पे? क्योंकि याद करो ये रिफ्रैक्टेड रे एक और एक दूसरा रिफ्रैक्टेड रे यहां भी जाके टकरा है। सो ये आपका लोकेशन ऑफ इमेज है। क्लियर? मतलब अगर इस दुनिया में इधर से कोई आदमी देखेगा, जरा फील करना, तो उसे कहां पे ऑब्जेक्ट नजर आएगा? उसे इमेज कहां पे नजर आएगा? या उसे जो एक तरह से ऑब्जेक्ट और इमेज याद है ना, कंफ्यूजिंग वर्ड होता है, ये तो आंखों के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारा ब्रेन डिवाइड करता है। लेकिन उसे जो कुछ भी नजर आएगा यहां नजर आएगा, अगर इस दुनिया में आके दिखेगा। इधर अगर उसका आंख है तो समझ में आ रहा है? क्या ये बातें फील आ रही है? क्या ये बातें फील आ रही है? अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? अब सवाल है कि सर ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा इमेज, तो ऑब्जेक्ट के लोकेशन को पोल से क्या कहते हैं? यू कहते हैं। इमेज के लोकेशन को पोल से क्या कहते हैं? भी कहते हैं। क्या ये बातें क्लियर है ना? तो मैं इसको ये वाला जगह से इसकी दूरी को यू मान लेता हूं, और ये वाला जगह से इसकी दूरी को मैं वी मान लेता हूं। क्लियर? अरे बोलो फील आ गया? तो देखो मैंने इसको यू माना, मैंने इसको वी माना, और ये ऑब्वियस सी बात है, बिना किसी शर्त के आप बोल सकते हो ये आपका आर है। और ये ही आर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। याद करो, ये इस सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है? आर जो बताएगा कि ये कर्व कितना ज्यादा है। अगर आर बहुत ज्यादा है तो ये, अगर आर बहुत ज्यादा है तो समझ में आ रहा है ना? क्लियर? क्या ये सारी बातें फील आ गई? क्या ये सारी बातें फील आ गई? अब मेरे को सबसे बड़ा चैलेंज क्या है यहां पे इस गेम में समझने में? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई रे, जरा सोचो, उस मछली से निकली और वो कंटेनर से होते हुए जब बाहर आई, तो आपके आंखों में जो पहुंची वो रिफ्रैक्ट होके आई। तो मछली जहां पे है, सच ये है कि मछली वहां नहीं दिख रही है आपको, मछली कहीं और दिख रही है, और आपको लग रहा है वही मछली का जगह है। क्या ये बातें समझ में आ गई? तो वो जो रिफ्रैक्टेड जो इमेज बना रहा है यहां पे है। क्या ये क्लियर है ना? पूरा फील आ गया होगा। अब आप सोचो, ये जनरल फॉर्मूला की मैं बात करूं, आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। सिचुएशन बदलेगा, कंटेनर बदलेगा, मछली का जगह बदलेगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे गेम बदलेगा। सो डोंट टेक टेंशन। अच्छा, अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि सर ये तो मैं समझ गया, लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट का लोकेशन, इमेज का लोकेशन को रिलेट कैसे करें? याद करो, मैंने मिरर फॉर्मूला में आपको बताया था कि अगर आपको ऑब्जेक्ट और इमेज यू, वी और आर के बीच में रिश्ता चाहिए, तो याद करो आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से चलना पड़ता है। याद है, आई इक्वल टू आर से चलना पड़ता है। सिमिलरली अगर आपको यहां पे भी उसा ही कुछ रिश्ता चाहिए, तो आपको यहां कहां से चलना पड़ेगा? यहां आपको सारी स्टार्टिंग कहां से करनी पड़ेगी? बोलो, अगर आपको प्रूव करना है यू वी आर के बीच में रिश्ता, ऑब्जेक्ट कहां है, इमेज कहां है, कैसा कर्व है, कैसा मीडियम सेपरेट कर रहा है, तो बताइए इमेज की लोकेशन क्या होगी? ये कौन बताएगा? तो ये कहां से शुरू होगा ये गेम? फटाक से कमेंट करके बताओ, ये गेम कहां से शुरू होगा, ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ। समझ में आ रहा है ना कि इमेज कहां पे बनी? क्या कोई मुझे बता सकता है? फटाक से बताओ। तो ये गेम स्टार्ट होगा स्नेल्स लॉ से, घोंघा के सिद्धांत से। जिस तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, याद करो, मिरर या जितने भी रिफ्लेक्शन वाले लाइन है वहीं से शुरू होते हैं, वही उसका रूट है। उसी तरह से घोंघा का सिद्धांत इस पूरे गेम का रूट है। क्या ये बातें समझ? लेकिन अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि सर वहां पे याद करो, वहां पे आई और आर चलते थे, फिर अल्फा बीटा गामा एक अपने से वर्ड लगाते थे, और अल्फा बीटा गामा को मैं यू वी से जोड़ता था। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक आई लिखूंगा, यहाँ आर लिखूंगा, और मैं इस आई और आर को यहाँ पे अल्फा बीटा गामा से रिलेट करने की कोशिश करूंगा। क्लियर? लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सर क्या इतना आसान है? बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा पैशन रखना। तो देखो, ये अगर आपका आई हो गया, ये आपका आर हो गया, और आपने इसको माना अल्फा, आपने इसको माना बीटा, और आपने इसको माना गामा। क्लियर? पूरा सारे लोग ध्यान से देखो, क्या ये सारी बातें सबको समझ में आ रही है? क्या ये सारी बातें सबको समझ में आ रही है? प्लीज एक बार सारे लोग ये सर फटाक से लिखो। क्या ये सारी बातें समझ में आ रही? प्लीज फटाक से लिखो सारे लोग ये सर। अरे क्लास में हो ना भाई, सारे लोग फटाक से लिखो ये सर। क्या सबको ये बातें समझ में आ रही है? वेरी गुड शांतनु, वेरी गुड। बोर्ड चमक रहा है, हाँ, तो बोलना चाहिए था ना कि सर बोर्ड चमक रहा है। ठीक है, हाँ, अब बोलो, अब वो ठीक है ना? अब देखो वो ठीक है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, समझने की कोशिश करो। ठीक है, हाँ, तो अब हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? तो अब मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं इसको कोरिलेट कैसे करूं। तो याद करो, मैं यहां पे सारी कहानी कहां से शुरू करूंगा? घोंघा के सिद्धांत से। घोंघा का सिद्धांत क्या कहता था? n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। मतलब यहां से जो रे यहां से आ गया है, चाहे वो बेटा कैसा भी सरफेस हो, उसको घोंघा के सिद्धांत को फॉलो करना ही होगा। समझ में आ रहा है? अब यहां पे सवाल ये उठता है कि ये घोंघा का सिद्धांत कैसे चलेगा।
है ना। यहाँ पे ये घोंघा का सिद्धांत कैसे वर्कआउट करेगा, तो एक चीज याद रखना, एक बार मैंने बार बार बताया है, याद करो, रिफ्लेक्शन में भी मैंने बताया कि जितने भी गेम आप करते हो, जितने भी चीजें आप करते हो, वहां पे सारे चीजें आई और आर छोटे एंगल्स के थे। याद आ रहा है सबको, क्या ये बातें सबको समझ। सिमिलरली यहाँ पे भी जो गेम चल रहा है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन एंगल, जो भी एंगल्स है, बहुत छोटे छोटे गेम के लिए चल रहे हैं, सारे के सारे पैरेक्सियल रेज के लिए सारे गेम चल रहे हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही है। तो अगर यहाँ पे आपका एंगल्स बहुत छोटा है, तो एक बात बताओ, अगर छोटा है तो साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हो व्हेन थीटा इज स्मॉल। क्या ये बातें सबको समझ में आई। मतलब मैं छोटे एंगल्स के लिए घोंघे के सिद्धांत को रिड्यूस कर सकता हूं एक और इंटरेस्टिंग फॉर्मूले में। क्या ये बात समझ में। तो अगर सोचो मैं लिखता हूं n1 sin थीटा 1, लेकिन चूंकि थीटा छोटा है इसलिए मैं लिख सकता हूं n1 sin थीटा 1 के जगह n1 थीटा 1। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो अगर मैं घोंघा के सिद्धांत को अप्लाई करना चाहूंगा तो जरा सोचो, मैं क्या लिखूंगा, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। सो ये हमारा घोंघा का सिद्धांत है, यहीं से गेम स्टार्ट करूंगा। लेकिन याद रखना, मुझे यूवीआर में जाना है, मुझे अपने लक्ष्य से भटकना नहीं, मुझे वहां तक जाना है। मैं स्टार्ट कहीं से भी करूं जर्नी, लेकिन मुझे लास्ट में यहीं तक पहुंचना है। तो मैं क्या रिलेट करूंगा, मैं आई के हेल्प से अल्फा बीटा तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और अल्फा बीटा के हेल्प से परपेंडिकुलर बाई बेस तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। और मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट का भी यूज करूंगा, मैथ्स के एक बड़ी शानदार जानदार खूबसूरती का भी यूज करने की कोशिश करूंगा। मैथ्स की खूबसूरती क्या आप जानते हो, साइन थीटा, टैन थीटा और थीटा छोटे वैल्यूज में लगभग एक जैसे होते हैं, लगभग एक जैसे, एग्जैक्ट तो एक नहीं होते लेकिन लगभग एक जैसे होते हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स, है ना। और यही मैथ्स की खूबसूरती है जो इस गेम में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आसान बना देगा। क्लियर। तो जरा सोचो, अगर मैंने यहाँ पे छोटे एंगल्स के लिए बात किया तो मैं क्या लिखूंगा, n1 sin i को मैं लिख दूंगा i और n2 sin r को मैं लिख दूंगा r। सो फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा मैं sin i को i लिख सकता हूं, sin r को r लिख सकता हूं। अच्छा, अब मेरा अगला टारगेट क्या है, मुझे आई को पकड़ के नहीं रहना है मेरे भाई, मुझे अपने आंख को पकड़ के नहीं बैठना है, मुझे अल्फा तक जाना है, समझने की कोशिश करो। तो मैं ऐसा क्या प्रॉपर्टी यूज करूंगा कि मैं अल्फा तक पहुंचूंगा। तो अगर आप जरा ध्यान से देखो तो आप इस ट्रायंगल को देखो, ओ अरे जरा ध्यान से देखो, ये आई है, ये अल्फा, ये बीटा, तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, मैं ये लिख सकता हूं। जरा ध्यान से देखो, अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे तो ये दो एंगल का सम हमेशा इसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। क्या ये बातें समझ में आ रही। सो इन प्लेस ऑफ आई मैं आई को के हेल्प से अल्फा एंड बीटा तक के गर्दन पे जाके उसको दबो सकता हूं, समझ आया। तो आई ने अल्फा और बीटा के लोकेशन को मुझे बता दिया कि भैया अगर ये आई है तो ये अल्फा एंड बीटा है। तो जरा सोचो, मैं क्या लिखूंगा, n1 आई के जगह क्या लिखूंगा, तो सबको फील आ गया ना। तो इस ट्रायंगल को अगर देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। सो ये आपका आई, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा। तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो मैं लिखूंगा आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ओ क्या बात है। अब अगला इंटरेस्टिंग सवाल क्या उठता है कि मैं आर की जगह क्या लिखूंगा, है ना। अगला इंटरेस्टिंग सवाल क्या उठता है, मैं आर की जगह क्या लिखूंगा, तो ये तो मैं n2 लिखूंगा। आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, फटाक से बताइए, आर की जगह मैं क्या लिखूंगा। ऑप्शन दे दूं क्या, गामा प्लस बीटा, दूसरा ऑप्शन गामा माइनस बीटा, तीसरा ऑप्शन गामा इंटू बीटा, चौथा ऑप्शन गामा डिवाइडेड बाई बीटा। कौन सा ऑप्शन सही है, फटाक से बताइए। मैं आर की जगह क्या लिखूंगा, फटाक से बताइए। इन प्लेस ऑफ आर मैं क्या लिखूंगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फटाक से बताइए। इन प्लेस ऑफ आर मैं क्या लिखूंगा, फटाक से कमेंट करो, फटाक से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन प्लेस ऑफ आर मैं क्या लिखने वाला हूं, आर की जगह मुझे अल्फा बीटा गामा तक ही पहुंचने की कोशिश करनी है। ये अल्फा बीटा गामा, तो संतनु ने बोला सट्टू, बिल्कुल बिल्कुल। अरे जरा ध्यान से देखो, अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे, आर वाले ट्रायंगल को देखोगे, तो यहाँ आई वाले लाइन को देखे तो हमने ये मिला, आर वाले लाइन को देखा, अरे आर तो अंदर वाला पार्ट है, तो मैं बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा लिख सकता हूं। फिर से सुनो, मैं बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा लिखूंगा। तो बीटा इज इक्वल टू, अगर मैं आर प्लस गामा लिखूंगा तो मैं आर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, बीटा माइनस गामा। क्या ये बातें फील आ गई। सो ये हमारा एक अगला पार्ट आ गया, जरा ध्यान से देखो। तो इस तरह से हम घोंघा के लॉ से होते हुए यहां तक पहुंच गए, ठीक है, यहां तक तो पहुंच गए। अब आगे क्या होने वाला है ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर। अब यहां पे बेटा अल्फा, अल्फा क्या है जरा सोचो। तो अल्फा देखो ये वाला एंगल, बीटा ये वाला एंगल, गामा। अब मैं चाहूंगा तो अल्फा, टैन अल्फा, साइन अल्फा, तो अल्फा को आप टैन अल्फा भी मान के ट्रीट कर सकते हो, साइन अल्फा भी मान के ट्रीट कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर बाय बेस। अरे अल्फा को मैं टैन अल्फा जैसा अगर ट्रीट करूं तो ये हाइट हो जाएगा h बाई यू, और आप जानते हो, है ना, हाँ, टैन अल्फा की वैल्यू मैं h बाई यू लिख सकता हूं। तो अगर मैं अल्फा की जगह h बाई यू लिखूंगा तो इस तरह से मैं अल्फा की जगह ये लिख दूंगा, बीटा की जगह h बाई आर और गामा की जगह h बाई वी, मैं ये लिख सकता हूं। क्योंकि ये मैंने मिरर फॉर्मूला में बार बार रिपीट किया, इसलिए भी मैं थोड़ा सा एक बार में बोल के निकल सकता हूं। अच्छा,
सो इन प्लेस ऑफ अल्फा अगर मैं ये सारे वैल्यूज पुट करने की कोशिश करता हूं तो देखते हैं हमारे फाइनल रिजल्ट्स कहां तक पहुंचते हैं। तो n1, अच्छा एक बार इधर भी सारा कैलकुलेट करो। तो देखो n1 अल्फा प्लस n1 बीटा इज इक्वल टू n2 बीटा माइनस n2 गामा, है ना। पहले इधर कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। तो देखो सारे बीटा वाले को एक तरफ रखो, सारे बीटा वाले को एक तरफ रखो, बीटा वाले एक तरफ, अल्फा गामा वाले एक तरफ ले आओ। तो n1 अल्फा प्लस n2 गामा इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बीटा। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? क्या ये बात सबको समझ में आ गया? ये देखो n1 अल्फा प्लस n2 गामा इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बीटा। अच्छा अब जरा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, अब सवाल उठा है सर अल्फा ये हमारा फॉर्म में आ गया है ना, अब अल्फा का वैल्यू पुट करो, गामा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू पुट करो, जरा देखते हैं क्या आता है। जरा ध्यान से देखना सारे लोग, जरा देखते हैं क्या आता है। अच्छा कोई मुझे बता सकता है n1 अल्फा की वैल्यू क्या लिखूंगा? h बाई यू, है ना, तो h बाई यू। बीटा की गामा की वैल्यू क्या लिखूंगा? तो देखो गामा की वैल्यू h बाई वी, ओहो। और बीटा की वैल्यू क्या लिखूंगा? तो n2 माइनस n1, बीटा की वैल्यू लिखूंगा h बाई आर। सो ये हमारे वैल्यूज आ गए। क्या ये सबको समझ में आ गया? तो देखो मैंने अल्फा बीटा गामा के वैल्यूज को पुट कर दिया, और याद रखना ये डेरिवेशन बहुत ही खास है, ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में आने के अच्छे चांसेस है, अच्छे चांसेस है। सो प्लीज इस डेरिवेशन को जरा ध्यान से देखना, क्लियर? अच्छा आप जरा सोचो, जरा सोचो, अब मैं क्या करूं? तो h को मैं हटा सकता हूं और मैं साथ में साइन कन्वेंशन का भी यूज करूंगा। और याद रखना मैंने शुरू दिन भी बोला था, पता नहीं तुम लोगों ने आंसर ढूंढा कि नहीं ढूंढा, मैंने आपको पूछा था कि एक बार अगर मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन पुट कर देता हूं तो सिर्फ न्यूमेरिकल वर्जन में मैं साइन को लास्टली एंड में रखता हूं। ऐसा क्यों? क्या आप लोगों ने उस सवाल के आंसर ढूंढे? नहीं ढूंढे होंगे, सब कुछ तो मास्टर का कराना काम है ना, ठीक है। अच्छा अब जरा सोचो, आफ्टर पुटिंग साइन कन्वेंशन, ये साइन कन्वेंशन क्यों पुट करते हैं? तो मैं इसको जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं इस स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। अभी आपको पूरा फील आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अभी साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम में बताऊंगा, ठीक है। आज मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करना है, तो साइन कन्वेंशन मैं आपको कल बता रहा हूं, कि आज ही बता दूं कि साइन कन्वेंशन का चक्कर क्या है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा रुक जाओ। अब जरा सोचो, तो जरा सोचो h बाई यू, h बाई वी, n2 माइनस n1, h बाई आर। अब मैं ऐसा क्या करूं? तो मैं u के जगह क्या लिख सकता हूं? माइनस यू, साइन कन्वेंशन, है ना, और एच तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आफ्टर पुटिंग साइन कन्वेंशन देखो ये माइनस यू, ये प्लस वी और ये प्लस आर, क्योंकि देखो ये सब प्लस की तरफ है, ये रे जिस लाइन में जा रहा है उस लाइन में ऐसा है, तो v भी प्लस में और r भी प्लस में, लेकिन रे के अगेंस्ट में है एक u, तो u माइनस में। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे और h को चल बसाओगे तो देखो आपको ये एक्सप्रेशन फाइनली किस फॉर्म में मिलेगा? तो n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सच काइंड ऑफ बिहेवियर, क्लियर? ये इस तरह के बिहेवियर का ये फॉर्मूला है, क्लियर हो गया ना? मतलब जब एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर r से होते हुए जाती है तो वो रे इस तरह के बिहेवियर को फॉलो करती है। सो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला उस बिहेवियर को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। आप जिसको नहीं बता सकते वो मैथमेटिक्स बोल रहे हैं, भैया ये होता है। क्या ये बात समझ में आए? सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, क्लियर? वो जो मछली दिख रही थी आपको, याद करो उस ये में या तालाब में जो मछली दिखती है, यही फॉर्मूला उस आपके उस लोकेशन ऑफ द इमेज के बारे में बता सकता है, जिसमें v क्या है? इमेज ऑफ द लोकेशन ऑफ द इमेज, u क्या है? लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? जहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां से है ये सब चीजें। क्या ये बातें सारी लोगों को फील आ रही? ये फॉर्मूला बहुत ही खास है ना। कुछ लोग बोलेंगे सर ये फॉर्मूला तो थोड़ा लेंदी लग रहा है, याद रखने में दिक्कत होगा। बिल्कुल टेंशन मतलब, वो तो मैं बता दूंगा, पहले आप ये फील कर लो। क्या ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। और याद रखना आफ्टर पुटिंग साइन कन्वेंशन, तो मैंने एक बार साइन यहां पे यूज कर लिया है। अब आप इस पूरे गेम में कभी भी साइन यूज नहीं करोगे, डेरिवेशन के समय, जनरलाइजेशन के समय। अब आप एक ही बार साइन यूज करोगे, कब? जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब, फाइनल न्यूमेरिकल। जब आप फाइनल न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तभी साइन कन्वेंशन रखना है। अब ये आपको ढूंढ के मुझे बताना है कि फाइनल न्यूमेरिकल के समय ही साइन कन्वेंशन क्यों रखेंगे। अभी सवाल समझ में आ गया? और एक बार साइन कन्वेंशन, हर डेरिवेशन में एक बार साइन को मैं यूज कर लेता हूं, ऐसा क्यों? क्लियर? ये मुझे सोच के बताना। पिछले क्लास में भी बोला था, तुम लोगों ने नहीं सोचा। तो मैं अगला क्लास जिस दिन रखूंगा एक्स्ट्रा टाइम में ये बातें बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, गारंटी से। अब गजब चीज है, गजब चीज, ठीक है। और उसके कंटेंट में यूट्यूब में भी अपलोड करने वाला नहीं, ये भी बात ध्यान देना, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं जिनको अपलोड नहीं किए जाते। क्या ये बातें समझ में आ गई? तो जरा ध्यान से सोचो, ये बातें सबको फील आ गई क्या? क्या ये सारी बातें फील आ गई क्या? तो जरा ध्यान से देखो, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू बेसिकली क्या है? n2 माइनस n1 बाई आर। कुछ लोग बोलेंगे सर ये फॉर्मूला तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, इसको यूज कैसे करते हैं? ये भी मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। मैं आपको अभी टाइम देता हूं, हाँ ठीक है। तो मैं आपको एकदम इस फॉर्मूले को फटाफट समझा देता हूं, सो डोंट टेक टेंशन।
कैसे इस फॉर्मूले को यूज करना चाहिए ये भी मैं आपको सिखा दूंगा। पहले आपने फॉर्मूले को अच्छे से समझ गए, n2/v माइनस n1/u कैसे आया। क्या आप इस फॉर्मूले को अच्छे से फील कर पाए हो? क्या सारे लोग इस फॉर्मूले को अच्छे से फील कर पाए हो? एक बार सारे लोग यस सर बोलो। क्या इस फॉर्मूले के डेरिवेशन को अच्छे से फील कर पाए? प्लीज सारे लोग एक बार यस सर बोलो, फटाक से बोलो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी आपको सॉल्व नहीं करना है, समय का शॉर्टेज है, तो आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे सर क्या ये फॉर्मूला याद रखना बहुत दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मैं ट्रिक समझा देता हूं कैसे याद रख सकते हो इस फॉर्मूले को बहुत आसानी से, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अच्छा एक बात बताओ, और कैसे यूज करना है यूवी वगैरह वगैरह आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो आपको मैं पहला सवाल बताता हूँ। मान लो अगर आपको एक इस तरह का सरफेस दे दिया गया, मान लो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और यहाँ का 1 दे दिया गया। जरा फील करो, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और यहाँ का 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? या मान लो पहले ट्रिक से फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं। मान लो ये n1 है, ये n2 है, तो कैसे इसको आप जनरलाइज कर सकते हो? तो देखो पहले ये देखो कि रे कहां से कहां जा रहा है, पहले ये देखो कि रे कहां से कहां जा रहा है, और यही फॉर्मूला आपको टफ से टफ सवाल में भी काम करेगा बहुत आसानी से। तो जरा ध्यान से देखो, रे कहां से कहां जा रहा है, तो रे 1 से 2 जा रहा है, तो रे जहां से जहां जा रहा है फाइनल माइनस इनिशियल लिख दीजिए। तो मैं लिख सकता हूं n2 माइनस n1, इधर भी मैं लिख सकता हूं n2 माइनस n1, ये तो बराबर होंगे ही भैया, n2 माइनस n1 इज इक्वल टू n2 माइनस n1, ये तो मैं लिख ही सकता हूं। अब जरा सोचो बेटा, यहाँ n2 पे क्या बन रहा है, इमेज, तो v, या n1 पे क्या है, ऑब्जेक्ट, तो u, और n2 माइनस n1 जो बचा वो r बताएगा। क्या ये बातें सबको फील आ रही? क्या ये बातें सबको फील आ रही? तो रे कहां से कहां जा रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल माइनस, फाइनल में हमेशा इमेज बनेगा, इनिशियल में ऑब्जेक्ट रहेगा। समझ में? अरे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही रहेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अरे क्या ये बातें सबको समझ में आ गई? क्या ये ट्रिक समझ में आ गई कैसे फटाक से काम करेगा? फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल माइनस, फाइनल के नीचे इमेज है ना, क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है। देखो n2 में रिफ्लेक्टेड है तो इमेज, यहां पे इंसिडेंट है तो ऑब्जेक्ट, और ये एक n2 माइनस n1, तो दैट इज योर r। क्या ये बातें क्लियर? अब सवाल रहा सर न्यूमेरिकल कैसे डील करते हैं, जरा दिखाता हूं मैं। अगर कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, बिल्कुल टेंशन मत ले, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, आप मैथ्स वाले बंदे हो और फटाफट इस न्यूमेरिकल को समझ सकते हैं। जैसे एक छोटा सा सवाल, मान लो अगर किसी ने दे दिया कि एक ऑब्जेक्ट है हमारा, u की वैल्यू दे दी मान लो 20, और एक रे गया, बता ये रे कहां जाके टकराएगा। एक सिचुएशन समझा रहा हूं, अगर किसी ने पूछा ये रे कहां जाके टकराएगा, और यहाँ पे r की वैल्यू दे दी +10। अब जरा फील करना, आपको फॉर्मूला को मैथमेटिक्स में यूज करना है, मतलब अब आप फाइनल आंसर की तैयारी करो, मतलब अब आप समझ में नंबर गेम पे आ गए। जब नंबर गेम पे आ गए, मैंने क्या बोला था, डेरिवेशन और जनरलाइजेशन के समय साइन को यूज नहीं करना है, लेकिन जब आप फाइनल आंसर की तरफ जाते हो तब फिर साइन को यूज करना ही होगा, है ना। वो क्योंकि वो एक जनरल फॉर्मूला बन चुका है। n2 माइनस n1 क्या है, वो एक जनरल फॉर्मूला है, और वहां पे साइन इसलिए लगाया गया था ताकि वो जनरल बन सके। वो सबके लिए वैलिड है, वो इसके लिए वैलिड है, वो राम के लिए वैलिड है, वो रहीम के लिए वैलिड है, वो जॉन के लिए वैलिड है, वो सबके लिए वैलिड है, इंसानियत सबके लिए वैलिड है। उसी तरह से वो फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है। अच्छा, क्या ये बातें सबको समझ में आई? ठीक है, अब सवाल कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप कुछ मत करो, आप देखो कि ये कहां से कहां जा रहा है। मान लो ये 1.2 है, 1.5 है, तो आप आराम से लिख दो 1.5 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 0.2, ये लिख दो। अरे फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू 0.2। अच्छा 1.5 के नीचे क्या, इमेज, तो इसका वैल्यू मुझे नहीं पता, ये कुछ भी आ सकता है। अच्छा u क्या है, तो देखो u क्या है, -20 है ना, इधर रे के इधर है तो -20। अच्छा देखो r किस साइड है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो r का जो डायरेक्शन है वो इस साइड है, तो r की जो डायरेक्शन है वो इस साइड है, तो r की वैल्यू क्या लिखोगे, +20। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। सॉरी 10, ये 10 है, ठीक है, ये 10 है। तो ये बात सबको फील आ गया होगा, देखो वो +10 है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यही आप b को सॉल्व करोगे, प्लस आएगा तो इधर की तरफ इमेज दिखाएगा, अगर वो माइनस आएगा तो इधर की तरफ इमेज दिखाएगा। क्या 100% समझ में आ गया? ये क्या ये सबको समझ में आ गया? क्या ये सबको समझ में आ गया? प्लीज एक बार सारे लोग बताओ, क्या मैं ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूं? क्या मैं ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूं? अरे जरा सोच के बताओ, अरे पगले तो क्या मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं? अच्छा सोनू बोल रहा है कि सर यू को तो ना सोनू, मैंने यू को पहले वहां निगेटिव नहीं लिया था, उसको मैं जनरलाइज कर रहा था। सोनू याद है मैंने क्या बोला था? यहां पे 2 बार साइन लिए जा रहे हैं, एक बार वो जनरलाइज किया जा रहा है, सुन वो उस केस के लिए लिया जा रहा है, ठीक है, वो उस केस के लिए लिया जा रहा है, याद रखना, वो एकदम कंफ्यूज नहीं होना। वही तो तुम्हें ढूंढ के बताना, वहां पे एक बार निगेटिव लिए जनरलाइज कर दिया, ठीक है, तो वो यू इस सिचुएशन के लिए वैलिड था, वो वाला यू इस सिचुएशन के लिए वैलिड था, ठीक है। उस सिचुएशन के लिए अगर आप यू नहीं लेते तो आप एक केस में पहुंच जाते, मैंने यू लेकर उसको जनरलाइज कर दिया। क्योंकि जरा सोचो, आप कुछ लोग बोलेंगे सर हाँ
यहाँ पे v की वैल्यू जो भी है विक्रम, मेरा मेरा मतलब उस वैल्यू पे नहीं है। अगर v की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब इमेज इधर दिखेगा, v की वैल्यू नेगेटिव है इमेज इधर दिखेगा। सो दैट्स अनदर स्टोरी। सो द वैल्यू ऑफ v और साइन ऑफ v ये बताएगा कि इमेज किधर दिखने वाला है। समझ में आ रहा है? ये एक अलग कहानी। हाँ, सोनू ने जो पूछा वही चीज तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मैंने क्या बोला था, वो एक जनरलाइज फॉर्मूला है। क्लियर? वो एक जनरलाइज फॉर्मूला है। क्या समझ में आया सोनू? साइन वहां पे यूज किया गया था जनरलाइज करने के लिए, साइन वहां पे यूज किया गया था जनरलाइज करने के लिए। क्या सबको समझ में आया? यही तो फिजिक्स की चालबाजी है, और आपको इसी चालबाजी को ढूंढ के मुझे बताना है सोनू अगले क्लास में। मैं अगले क्लास में गारंटी आपको ये बात बताऊंगा, वीडियो ऑफ करके गारंटी बताऊंगा। सो डोंट टेक टेंशन, मैं आपको अगले क्लास में इसका रहस्य बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप भी जरा ढूंढ लो ना कितना सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपको मिलता है, मुझे भी तो बताओ आप जरा। क्लियर? क्या ये सारी बातें सबको समझ में आ गई? क्या ये सारी बातें सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो वो जनरलाइज है सोनू, एकदम कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है सोनू? और किसी को कुछ डाउट है? और किसी को कुछ डाउट? जैसे इस सवाल को देखो, एक और सवाल कराता हूं। ठीक है, ठीक है, वो उसके लिए टेंशन मत लेना सोनू, मैं उसको डिस्कस करूंगा। अच्छा, इस सवाल को देखो, यहां पे बताओ तो, यहां पे देखो ये ऐसा, यहां आर की वैल्यू मान लो 20, यहां पे ऑब्जेक्ट है 40 पे। चलिए बताइए, यहां पे ये है 1.5, ये है 1.2। इसके लिए खाली इक्वेशन लिखिए फटाक से, राइट डाउन द इक्वेशन रिलेटेड टू दिस सिचुएशन। इसके लिए सिर्फ आप एक इक्वेशन लिखिए, सॉल्व आपको नहीं करना है, सॉल्व आप घर में कर लेंगे। सिर्फ इक्वेशन लिखिए और मुझे बताइए डन। सिर्फ इक्वेशन लिखिए और मुझे बताइए डन। डन, संतनु ने बोला सर डन, संतनु ने बोला डन, बहुत अच्छा। और कोई? और कोई? और कोई फटाक से बोलो। अमित, ओके सर। और कोई? अमित मैक्स। अमित, तुम्हारा ये पहला क्लास है क्या? तुम्हारा तो नाम ये क्या? विक्रम डन, बहुत अच्छा विक्रम। सोनू ट्राई करो। अमित मैक्स, यस सर। क्या बात है अमित? अगर जरा आप सोचो, आप जरा सोचो, अगर इसको आप सॉल्व करना चाहोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? जरा फील करना, मजा आ जाएगा। जरा फील करना, मजा आएगा। कुछ नहीं करना है, रे कहां से कहां जा रहा है, यहां से, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो आराम से लिखिए 1.2 माइनस 1.5 इज इक्वल टू माइनस 0.3, बस ये लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे इमेज वाला तो भी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाला, लेकिन मैं चूंकि वैल्यू ले रहा हूं इसलिए -40 लिख रहा हूं, -40 माइनस 0.3। अच्छा बताइए आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, प्लस या माइनस? फटाक से बताइए यहाँ पे आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, प्लस या माइनस? फटाक से बताइए यहाँ पे आर की वैल्यू क्या लिखेंगे? तो ये प्योर गोल्ड इक्वेशन है, आपको प्योर गोल्ड इक्वेशन लिखना है, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है अपने से, पूरा प्योर गोल्ड इक्वेशन लिखिए। तो माइनस, वेरी गुड सोनू, यहाँ पे लिखेंगे आर की वैल्यू -20, तो ये हो गया आपका प्योर गोल्ड इक्वेशन। अब आप इसमें छेड़छाड़ करके जो करना है कीजिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। सो दैट इज योर प्योर गोल्ड इक्वेशन। क्या ये सबको समझ में आ गया? क्या ये सबको समझ में आ गया? क्या ये सबका इक्वेशन सही था? क्या ये इक्वेशन सबका सही था? एक बार प्लीज सारे लोग यस सर बोलो। एक और इक्वेशन देख लो, टाइम को भी मैं पूरा पकड़ रहा हूं बहुत तेजी से। ठीक है, चलिए, सबका ये सही था, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे शांतानु, बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे सन्नी, बहुत अच्छे तेज नारायण, बहुत अच्छे, शानदार। प्रियेश विथ साइन लेना है। हाँ प्रियेश, याद करो मैंने क्या बोला था प्रियेश, जब न्यूमेरिकल वर्जन आ जाए, याद रखना, एक बार मैंने शुरू किया जनरलाइजेशन करना है, जैसे मान लो कोई डेरिवेशन करना है, कोई जनरलाइज करना है, तो अब आप साइन नहीं लेंगे आप, लेकिन जब नंबर गेम पे अब आएगा प्योर साइन पुट करेंगे, नंबर गेम पे आएगा प्योर साइन पुट करेंगे। थोड़ा सा अभी समय की किल्लत है, नहीं तो अभी समझा देता कि ये कैसे काम करता है, और मैं देखता हूं अगर टाइम बचेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। क्लियर? समझ में आ गया? क्या क्या पूरी तरह से फील आ गया या दिक्कत है? मैंने देखो साइन 2 ही बार यूज होता है, एक बार हो चुका है, साइन एक बार यूज हो चुका है, अब साइन को यूज बीच बाच में नहीं करना है। क्लियर? अब लास्ट है, याद रखना साइन 2 बार, तो डेरिवेशन के समय ही साइन हमने क्लियर कर लिया है, तो एक बार और लास्ट में यूज कर सकते हैं। अब इसका चक्कर क्या है, यह चक्कर जानने के लिए आपको घन चक्कर बनना पड़ेगा, इतना आसानी से ये सब चीजें मैं बताने वाला नहीं। ठीक है, अब आगे एक और सवाल, इसको एकदम फटाक से करोगे, गोल्ड इक्वेशन लिखोगे, कहानी खत्म। उसके बाद मैं आज के एक बेहतरीन टॉपिक में मूव करना चाहता हूं। ठीक है, गोल्ड इक्वेशन लिखोगे, ठीक है, तो एक गोल्ड इक्वेशन लिखोगे, तेरा ध्यान से सुनो, सवाल क्या सारे लोग सुनिए। ये हमारा रे ऐसे जा रहा है,
देखो ये हमारा रेज आ रहा है, ये हमारा रेज आ रहा है, ठीक है, और ये वाली वैल्यू है 20, ये आर है 5। समझने के लिए कुछ भी आप ले सकते हो, ओनली यू हैव टू राइट गोल्ड इक्वेशन। दिस इज 1.5, दिस इज 1.1। चलिए राइट डाउन द गोल्ड इक्वेशन, राइट डाउन द गोल्ड इक्वेशन रिलेटेड टू दिस ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से गोल्ड इक्वेशन लिख के दिखाइए, इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से गोल्ड इक्वेशन लिख के दिखाइए। चलिए फटाक से सारे लोग ट्राई कीजिए, इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से गोल्ड इक्वेशन लिखिए। ठीक है, अब जरा सोचो, पहले ये सोचो रे कहां से कहां जा रहा है, पहले ये बताओ तो रे कहां से कहां जा रहा है, रे कहां से कहां जा रहा है, फटाक से बताओ रे कहां से कहां जा रहा है शमसुद्दीन, रे कहां से कहां जा रहा है, फटाक से बताओ रे कहां से कहां जा रहा है। 1.5 से 1.1 जा रहा है, ये इंसिडेंट रे है, और रे जा रहा है 1.1 में। क्या समझ में आया? तो रे कहां से कहां जा रहा है? 1.5 से 1.1 में। तो आप क्या लिखोगे? 1.1 माइनस 1.5 इज इक्वल टू माइनस 0.4। क्या ये बातें सबको समझ में आ गई? ये ऑब्वियस बात, ये होता है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब जरा फील करना, मजा आ जाएगा। 1.1 के नीचे भी, यही तो मुझे निकालना है, इसलिए भी का वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं। लेकिन एक बात बताओ, 1.5 के नीचे क्या लिखेंगे? अरे 1.5 के नीचे क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट कहां है? फटाक से बताइए, ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या लिखेंगे? फटाक से बताइए, ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या लिखेंगे? +20 या -20? अरे यहाँ पे u के जगह पे ऑब्जेक्ट कहां है? तो देखो ये इंसिडेंट रे बता रहा है, ऑब्जेक्ट तो बेटा इधर है। तो बताइए u की वैल्यू क्या लिखेंगे? +20 या -20? फटाक से बताइए u की वैल्यू क्या लिखेंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे फटाक से कमेंट करके बताओ u की वैल्यू क्या लिखेंगे? फटाक से कमेंट करके बताइए। अरे u की वैल्यू क्या लिखेंगे? +20। बहुत अच्छे, यहाँ पे u की वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट आपके रिफ्रैक्शन के उस साइड है ना, जिधर रे जा रहा है उधर की तरफ u है, तो आप यहाँ पे u की जगह +20। अच्छा एक बात बताइए, r की जगह क्या लिखेंगे? प्लस या माइनस? इन प्लेस ऑफ r की जगह क्या लिखेंगे? +5 या -5? यहाँ पे r की जगह क्या लिखेंगे? +5 या -5? ये बाय मिस्टेक मैंने +5 दे दिया था, ठीक है। r की जगह क्या लिखेंगे? +5 या -5? इन प्लेस ऑफ r मैं क्या लिखूंगा? देखते हैं कितने लोगों ने सही लिखा था। हाँ, कितने लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है? इन प्लेस ऑफ r मैं क्या लिखूंगा? +5। मार के गर्दे उड़ा देंगे। अरे बेवकूफ, r तो इधर है ना रे, आर देखो इधर है, इसका सेंटर रे के अगेंस्ट है रे, इसका सेंटर इधर है रे, आर इधर की तरफ मुंह बाय खड़ा है, तो आर की वैल्यू माइनस लिखेंगे, तो आर की वैल्यू -5। ये एक अच्छा टेक्निक था आपको बुड़बक बनाने का। सो दिस इज योर प्योर गोल्ड इक्वेशन। क्या अब अच्छे से फील आ गया कैसे इस इक्वेशन को यूज करना है? क्या अब आपको अच्छे से फील आ गया या अभी भी डाउट है? क्या अब आपको अच्छे से फील आ गया या अभी भी डाउट है? सो इस इक्वेशन को कैसे यूज करना है, क्या अब आपको पूरी तरह से फील आ चुका है? सबको अच्छे से समझ में आ गया है? क्या अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि इक्वेशन कैसे यूज करना है? ठीक है, चलिए जरा सोचो। एक बंदे ने मुझे बोला सर आर का साइन बता दीजिए, एक बंदे ने मुझे बोला आर का साइन बता दीजिए। अरे जरा सर फील करना सौरभ बाबू, अगर मिरर ऐसे है, अरे जरा फील करना सौरभ बाबू, अगर मिरर ऐसे है तो रे इधर से आ रहा है ना, अरे रे इधर से आ रहा है तो सेंटर इस साइड है, जरा देखो तो आर इस साइड है, तो रे के लाइन में आर है, रे जिधर जाना चाहता है उसी लाइन में आ रहा है, तो पॉजिटिव। क्या फील आया? क्या फील आया? याद करो, रे के फेवर में चलोगे तो पॉजिटिव, लेकिन अगर ये मिरर ऐसे होता तो बेटा इसका सेंटर इधर होता, तो सेंटर देखो ये जो आर इस साइड होता है, लॉजिक समझो, सेंटर अगेंस्ट हो गया, रे के अगेंस्ट। अगर आप यहां से सेंटर की तरफ चलोगे तो आप पोल से सेंटर की तरफ जाओगे तो आप रे के अगेंस्ट जा रहे हो, तो जैसे ही आप रे के अगेंस्ट जाओगे नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आया सौरभ बाबू? क्या ये बात समझ में आ गया? पूरा एकदम फील आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर? कहीं दिक्कत? बहुत अच्छे, चलो